नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 38,400 करोड़ रुपए का पैकेज लाया, इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूनिट थे उनके लिए शायद कुछ सोचा नहीं है। आज उसकी नोटिफिकेशन निकली और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उससे उद्यमी नाराज हैं। उनका कहना है कि जो नए यूनिट आएंगे, जो बाहर से नई इन्वेस्टमेंट आएगी, उनको जीएसटी में रियायत दी जाएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग यूनिट जो लंबे समय से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हैं और ऐसी ऑड सिचुएशन में उन्होंने काम किया है, उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि वेलकम तो किया उन्होंने, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी जीएसटी का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उस नोटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करते हैं कि जो 1 महीना पहले कैबिनेट ने जो एक प्रपोजल अप्रूव किया था, उस प्रपोजल का उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। जो 1/4/2021 से जो भी यूनिट प्रोडक्शन में आएंगे उनके लिए उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट दिए गए हैं और उसमें एक जो बेनिफिट दिए गए वो सारे बेनिफिट हैं जो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव है कि जो प्रोडक्शन करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, यूनिट लगते थे, 2-3 साल काम किया और वो चले जाते थे। तो इस नोटिफिकेशन में ये खूबी है कि जो प्रोडक्शन करेगा वही काम करेगा। और दूसरी चीज़ पर इसमें जो हमने इसको जब स्टडी किया, एक इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारे यूनिट है एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए एक इसमें जो ग्रॉस जीएसटी की रिम्बर्समेंट है उसका एग्जिस्टिंग यूनिट को कोई उसके लिए उसका प्रोविज़न नहीं है, ना कोई यूनिट उसको प्रोविज़न है जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करेगा। इससे क्या है कि हमारे जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, उसमें आज की डेट में काफ़ी रिसेंटमेंट है। उसमें लोग कहते हैं कि हम लोग 30 साल से यहाँ मिलिटेंसी झेल रहे हैं, हम लोगों ने यूनिट चला रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। आज गवर्नमेंट जो है नए यूनिटों के लिए जो ग्रॉस जीएसटी का बेनिफिट दे दिया, पुराने यूनिटों को पीछे छोड़ दिया। उससे क्या होगा कि जो पुराने यूनिट हैं वो नए यूनिट के जो लगेंगे उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और आने वाले 1-2 साल में वो सारे यूनिट जो है बंद हो जाएंगे और उससे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो पुराने यूनिट यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी जो ग्रॉस जीएसटी का बेनिफिट है एट पार नए यूनिट के लिए 10 साल के लिए दिया जाए, ताकि वो यूनिट भी जो उनके साथ जो हमारे जो नए यूनिट आएंगे उनके साथ एट पार कंपटीशन किया जाए। ऑलरेडी हमारे माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर को ऑलरेडी जब 1 जनवरी 2020 से टोल टैक्स रिमूव किया गया, उसके बाद तो हमारे लोगों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25 से 30% पे चली गई है। उसके बाद जब उसका भी अभी तक हमको गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया, जबकि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, आज तक उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमको अगर ग्रॉस जीएसटी सब यूनिटों को दिया जाए जो एग्जिस्टिंग है या जो नए आ रहे हैं जो एक्सपेंशन करेंगे, हमारे को रोड फ्रेट की जो इनकमिंग रोड फ्रेट की हमको रिइंबर्समेंट हो जाए और 2% का टर्नओवर का हमको जो लोकल टर्नओवर का इंसेंटिव मिल जाए, ताकि जो लोग लोकल मार्केट में सेल करते हैं। दर्शकों, उद्यमियों की एक ये भी नाराजगी है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के कोई फैसला लिया जाता है तो क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उद्यमियों को उस कमेटी में नहीं बिठाया जाना चाहिए। ये उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि इतने बड़े फैसले उद्यमियों को लेकर के लिए जाते हैं, लेकिन उद्यमियों को विश्वास में नहीं लिया जाता है। जब स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जरूर आएंगी। ये दिक्कत भी उसी का एक हिस्सा है कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स को किसी तरह का जीएसटी का लाभ नहीं मिल रहा है और जो नई इन्वेस्टमेंट आएगी उसका लाभ जो है उनको मिलेगा। ये जो कैबिनेट डिसीजन 1 महीना पहले आया था उसका फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मेट पढ़ के लगता है कि जो यूनिट नए आएंगे वो 2037 तक उनको 10 साल का जीएसटी ग्रॉस जीएसटी बेनिफिट मिलेगा। इसमें मैं सिर्फ एक ही आपको बात कहूँगा कि आज तक जितने पैकेज आए हैं उसको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को साथ लेके चले हैं, पर इसमें जो हमें देखने को लग रहा है कि जो पुराने यूनिट चल रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग, ये बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। ये जो पैकेज है 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इसका आप सीधा मतलब समझ के चलो कि जो यूनिट 1 अप्रैल 2021 को रजिस्टर करेगा वो प्रोडक्शन में आएगा जाके 24 या 25 में। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट चल रहे हैं वो तब ख़त्म हो जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? उनके बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे और पुराने वाले बंद हो जाएंगे।
यहाँ तो हम लोग भी नया पुराना करें वो पॉसिबल नहीं होता स्मॉल और माइक्रो स्केल यूनिट्स के लिए, क्योंकि वो आगे अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं। जब से टोल हटा है तब से बाहर वालों का वैसे ही व्यापार पे कब्जा हो गया इंडस्ट्री पे। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 20% कैपेसिटी पे चल रही हैं। ये सबको पता है, ये फिगर्स गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो हमें उम्मीद थी कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए भी साथ लाएंगे कुछ, पर इस पैकेज में हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक। हमें तो बहुत उम्मीद थी एक पिछले दो ढाई साल से कि पैकेज का हम वेट ही कर रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ये जो पॉलिसी आई है, पर हमें इसमें निराशा ही हाथ लगी है एग्जिस्टिंग यूनिट के लिहाज से। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो यूनिट जुलाई 2017 से पहले लगे हुए थे उनको स्टेट गवर्नमेंट SGST रिफंड दे रही है, CGST दे रही है, IGST दे रही है, 2% CST कंपोनेंट दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब 21 के बाद जो यूनिट आएंगे अप्रैल 21 के बाद उनको भी ऑलमोस्ट इंटरेस्ट का सबवेंशन और 300% ग्रॉस GST मिलेगा, जो कि सफिशिएंट है उनके नए यूनिट्स के लिए। इस दौरान ये यूनिट लगे हैं जुलाई 17 से लेके मार्च 21 तक लगे हुए हैं, PMT हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो ना पीछे वाले यूनिटों में रहे ना आगे वाले यूनिटों में रहे, उनको सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन 5% दिया गया। वो कम्पीट करने के हालात में नहीं है और हमें पूरा अंदेशा है कि जैसे ये पॉलिसी लागू होगी कि पुराने यूनिट्स आस्ता आस्ता क्लोजर के वर्ज पे आ जाएंगे, तो इनको रिवाइव करना गवर्नमेंट के लिए बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से उठाया क्या, हमने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की हर मूव को वेलकम किया है, LG साहब की हर मूव को वेलकम किया है, क्योंकि हमें लगता था कि जब ये हमारा पेपर निकलेगा तो इसमें हमारी सारी डिमांड्स को इंक्लूड किया जाएगा। पर पेपर पढ़ के लगा हमें कि हमारी बातों को इग्नोर किया गया, कुछ बातों को हमारे बीच में नहीं डाला गया। जैसे एक टर्नओवर टैक्स का हमने बहुत पुरानी डिमांड रखी थी, उसको नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है। टोल कमेटी बनी थी, आज साल के ऊपर हो गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई जो 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी थी। और टोल वाज द बैकबोन फॉर इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट ने हमें हर टाइम अश्योर किया कि हम टोल के बदले आपको कुछ देंगे। और आज 15 महीने हो गए टोल गए हुए, अभी तक कैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि जो ये हर गवर्नमेंट को पिछले 30 साल 32 साल से पता है, चाहे वो सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चाहे स्टेट में कोई गवर्नमेंट रही, चाहे गवर्नर रूल रहा, सबको पता है कि मिलिटेंसी के 30-32 सालों में सन ऑफ सॉइल ने ही इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में जिंदा रखा है और आगे भी हम रखें, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। और सन ऑफ सॉइल को इग्नोर करना शायद ये गवर्नमेंट को पसंद आया होगा, इसलिए हमारे लिए कुछ इन्होंने रखा नहीं खास इसमें। दर्शकों, उद्यमियों का कहना है कि आतंकवाद के दौरान भी उन्होंने अपने यूनिट्स को कंटिन्यू रखा और रोजगार भी दिया और प्रोटेक्शन भी बढ़ाए। साथ साथ उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार उद्योग खतरे में पड़ा हुआ है, खसारे से गुजर रहा है, ऐसे में अगर नए यूनिट्स को ही बेनिफिट दिया गया तो जो पुराने यूनिट्स हैं जो सन ऑफ द सॉइल ने स्थापित किए हैं उन यूनिट्स का क्या होगा? उन यूनिट्स पे भी बड़े बड़े ताले लग जाएंगे अगर ये नीति सरकार की नहीं। देखिए, जो ये पैकेज है जो भेजा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा पैकेज है। यहाँ पर बहुत तरक्की हुई जम्मू में इस पैकेज की वजह से, और बहुत बड़े बड़े यूनिट आ रहे हैं और हॉस्पिटल आ रहे हैं, ये जो टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि अगर दौड़ और पीछा चोड़ जम्मू वाले वहीं रह जाएं। पुराने यूनिटों के लिए अभी कुछ खास नहीं है। वो इसमें तो यही है कि मेरी राय यह है कि इनको चाहिए कि जो पुराने यूनिट है उनको जो बेनिफिट ऑलरेडी वो अवेल कर रहे हैं उनको 10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। जो पीरियड इनका है उसके लिए इनको एक्सटेंड करते हैं। ट्रांसपोर्ट ये टोल टैक्स हटाया है, हम उम्मीद थी इसके बदले में कुछ देंगे ये। दूसरा ये है कि और नहीं तो कुछ कम से कम 2% हमें सेल पे दे दें। जो ऑलरेडी पुराने यूनिट हैं, पुराने यूनिट तो बैठ जाएंगे। अगर नया यूनिट आया तो उसका मुकाबला पुराना यूनिट नहीं कर सकता। पुराने यूनिट हैं वो लोकल लोग ही हैं और लोकल लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। अब मुझे बड़ी बात नहीं करनी है, गवर्नमेंट ने वो वोट तो लोकल आदमी से ही लेने हैं, बाहर वालों ने देने नहीं वोट अभी। लेकिन मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट का पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत पुराने यूनिट में एक्सपेंड भी करेंगे, लेकिन इनको नए यूनिट के, पुराने यूनिट के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बताऊँ, हमारे पुराने मुलाजिम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं कि ये जो पुराने यूनिट बंद हो गए तो हम नौकरी कहाँ करेंगे। उन्होंने पहले से ही ये अपना प्लानिंग बना ली है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि पुराने यूनिट के लिए कम से कम जो पैकेज है 10 साल का जो ये है वो पुराने को एज इट इज एक्सपेंड कर दें। जो GST इनको ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं वो उनको एक्सटेंड कर दें, तो फिर ये सर्वाइव कर जाएंगे। दर्शकों, हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टर्स भी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। बेमियादी हड़ताल मतलब हड़ताल शुरू करेंगे, कब बंद होगी कब खत्म होगी इसका कोई मियाद नहीं है।
उनका कहना है कि बार बार सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी सरकार किराए में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। उनका तर्क है कि 2018 में किराया बढ़ाया गया, अब पेट्रोल आसमान छू रहा है, डीजल आसमान छू रहा है, उसके बावजूद भी कोई किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है। और कोविड में जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया था उसको फिर वापस कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि 24 तारीख से ट्रांसपोर्टर्स ने यह फैसला लिया है, कश्मीर से लेकर के लखनपुर तक पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि किराया बढ़ाया जाए। हेलो, आपको पता ही है पिछले 3-4 महीने से जो तेल का सिस्टम चल रहा है, रोज़ सवेरे हम उठते हैं तो रोज़ डीजल बढ़ा हुआ होता है, 30 पैसे 25 पैसे 50 पैसे। तो कुल मिला के आज की डेट में 80 और 85 रुपये के करीब पूरी हमारे जम्मू प्रॉमिस में बिक रहा है। जैसे जम्मू में भी 80 रुपये, आउटसाइड 1-2 रुपये महंगा सारा, 85 रुपये डीजल। तो हमारी 6 तारीख को आपको पता है, हमने पिछले 6 तारीख को हमने एक दिन की 1 डे की टोकन स्ट्राइक दी थी। तो उस टाइम सरकार ने हमसे कहा था कि आप रुकिए, 1-2 दिन में हम आपका किराया बना देंगे, क्योंकि हमारी जो मेन डिमांडें थी उसमें जो टोकन टैक्स थे 1 साल के, और हमारे किराए में जो हाइक होनी चाहिए, 2 ही डिमांडें थी हमारी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, इस सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई जिसमें कश्मीर के जितने भी ट्रांसपोर्टर उनके नुमाइंदे हैं, जैसे बसों के, मेटाडोर के, टैक्सी के, सोमो के, और वो सारे जम्मू आए और हमने एक बैठ के पूरे कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जम्मू के हमने फैसला लिया कि 24 तारीख से हम लखनपुर से लेके लद्दाख तक पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू प्रॉमिस के चक्के जो हैं बंद रहेंगे। और अब की बार जो हमारी स्ट्राइक होने जा रही है वो 1 डे स्ट्राइक नहीं है, इंडेफिनेट स्ट्राइक है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती गाड़ियां नहीं चलेंगी। मांग क्या है, जिस तरह से क्या है? देखिए, मांग, जब हमारी गाड़ी सवेरे हम लेकर निकलते हैं, हमें तो उल्टा जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। डीजल आप देखिए, आपने सुना था जब ये 2014 में इनकी सरकार आई थी, बहुत हो चुकी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो आप देखिए 100 रुपये को टच कर रहा है डीजल और पेट्रोल। हमारे लिए इतनी मुश्किल हो चुका है कि हम गाड़ियां नहीं चला पा रहे। हमारी 2 ही डिमांडें हैं, हम कोई ज़्यादा कुछ नहीं सरकार से मांग रहे। एक तो हमारा जो टैक्स है वो रोल बैक होना चाहिए, ऊपर से जो इन्होंने डबल टैक्स किए हैं, और ख़ासकर 1 साल में कोरोना के दौरान जो हमारी गाड़ियां खड़ी रही उनका जो हमें वो 1 साल वो आगे एक्सटेंड किया जाए। यही हमारी 2 मांगे हैं, किराया और कोरोना के दौरान जो हमारी गाड़ियां बंद रही उसके बदले में हमारा 1 साल का टैक्स जो है वो सारे आगे किए जाएं। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर सरकार नहीं मानती तो हम शौक से गाड़ियां नहीं बंद कर रहे जी। अब इसको स्ट्राइक भी मत समझिए, क्योंकि गाड़ियां हम चला ही नहीं पा रहे हैं। अगर सरकार हमारी तरफ नहीं ध्यान देती, ये गाड़ियां नहीं चलने वाली। इसके लिए चाहे 2 महीने गाड़ियां बंद रहे, क्योंकि चला के हमें नुकसान हो रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के साथ वक्तन वक्तन ट्रांसपोर्टर्स की बातचीत होती रही है, ट्रांसपोर्टर्स अपना पक्ष रखते रहे हैं, लेकिन किराया बढ़ोतरी को लेकर के किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, और इजाफा जैसे होता है तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांसपोर्टर्स का जो मुनाफा होता है वो कम होता जाता है। ऊपर टोल टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब 500 रुपये प्रतिदिन टोल टैक्स इनको देना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी तरफ से पूरा तरह से आर्गूमेंट दे करके बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। वजह देखो तेल का ही है ज़्यादा, फिर क्योंकि तेल रोज़ बढ़ोतरी कर रहा है, 81-82 रुपये तेल पहुंच गया है। तो हमारी गाड़ी तो चलने के लायक रही नहीं, ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। हम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इतना तेल का हमारे पास बर्ड पड़ रहा है। हमारी गाड़ी जो जम्मू से कठुआ जाती है वो 5000 रुपये का तो डीजल ही खा रही है। तो आगे दोबारा जब वापस आती है तो जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। 500 रुपये हमें टोल पड़ता है रोज़ का।
तो हमें गवर्नमेंट की पता नहीं क्या पॉलिसी है, कैसे है। हमें हमारा 2018 में फेयर बढ़ा था, 2-2.5 साल का हमें कोई किराए की बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो तेल दिन ब दिन 20 लीटर तेल बढ़ गया है। तो इसीलिए हमने कल भी मीटिंग हुई थी हमारी, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको 24 के बाद हम बंद कॉल दे रहे हैं। हमारी टोटली बंद रहेगी गाड़ी जितनी देर तक इसका कोई फेयर का जहाँ और कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ। हमारी गाड़ी को बिल्कुल नहीं चलेगी कोई भी। ट्रांसपोर्टर को कोई पूछता ही नहीं है, पता नहीं क्या ऐसा कोई कैसे जा रहा है, कैसे ड्यूटी बनी है, क्या हमें ऐसे इतनी परेशानी हो रही है कि हम गाड़ी चलाने के लायक रहे नहीं। अभी जम्मू का परामर्श का हो जाएगा, श्रीनगर का भी हो जाएगा। जितनी देर हमारा किराए की बढ़ोतरी नहीं होगी इतनी देर गाड़ियाँ बंद रहेंगी हमारी। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर्स की माने तो अब ट्रांसपोर्ट का धंधा पूरी तरह से खसारे में जा रहा है और पहले से ही दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। उसमें सरकार का इस तरह का रवैया, अड़ियल रवैया, कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को थोड़े से अपने रवैये में लचकता लानी होगी ताकि जो दोनों के बीच में बैठ करके बातचीत हो और किराए में इजाफा किया जा सके। और हम स्ट्राइक पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है, क्योंकि पहले हमने 6 जनवरी को 1 डे टोकन स्ट्राइक की थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी कर देंगे। तो हमने उस समय वो स्ट्राइक कॉल ऑफ गवर्नमेंट के कहने पे की थी, लेकिन 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने तक गवर्नमेंट ने हमारी कोई सुध नहीं ली, कोई हमारा मसला हल नहीं किया और कोई भी हमारी डिमांड नहीं मानी। जबकि अप्रैल 2018 में डीजल का रेट था 65 रुपीज़, जबकि आज की डेट में डीजल का रेट है 82 रुपीज़। तो इतना महंगा हो गया तेल कि हमारी गाड़ी चलाने के बाद हमें 1 रुपया भी नहीं बचता। इसलिए हमने गाड़ियाँ खड़ी नहीं की, ऑटोमेटिकली खड़ी हो गई हैं। तो जो चल भी रही हैं उनको कुछ बचता नहीं है। इसलिए मजबूर होकर हम 24 तारीख को स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ तब तक बंद रहेंगी जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता, तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम चला ही नहीं सकते। डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है कि गाड़ी को बचता नहीं। जब गाड़ी को बचेगा कुछ नहीं तो हम गाड़ी चलाएंगे क्यों? तो इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम गाड़ियाँ चला सकें। अगर नहीं करते हैं तो हम गाड़ियाँ अपनी नहीं चलाएंगे और हमारी गाड़ियाँ लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू प्रोविंस पूरा, कश्मीर प्रोविंस पूरा टोटल बंद रहे। टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स का मतलब है जो कोरोना के टाइम हमारी गाड़ियाँ नहीं चली, खड़ी रही हैं, वो जैसी पंजाब ने बेवाफ किया है, दूसरी स्टेटों ने बेवाफ किया है, हमारी स्टेट भी हमें वो बेवाफ करे, क्योंकि हम पैसेंजर टैक्स जो पैसेंजर से लेते हैं फिर जाके गवर्नमेंट को देते हैं। जब हम पैसेंजर से पैसेंजर टैक्स लिया ही नहीं, किराया ही नहीं लिया, गाड़ी नहीं चलाई, तो हम देंगे कहाँ से? तो इसलिए हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे पंजाब ने 100% माफ़ किया 1 साल के लिए, हमारा भी 100% माफ़ होना चाहिए 1 साल के लिए। और दूसरा जो हमारा पैसेंजर फेयर में जो हमने कहा है 30% रिवीजन होनी चाहिए। पहले इन्होंने जब कोरोना के बाद जब गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ की हमें चलाने के लिए, तो उस समय इन्होंने हमें 30% किराया दिया और 1 महीने के बाद वो इन्होंने विड्रा कर लिया। और उस समय डीजल का रेट था 62 रुपये, जबकि आज डीजल का रेट है 82 रुपये और हमारा 30% भी कम कर दिया। और कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ, इंटरस्टेट इन्होंने खोला नहीं, लखनपुर इन्होंने खोला नहीं, लखनपुर आज भी इन्होंने रेड जोन में रखा है। तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ लेकिन हमारा 30% ख़त्म हो गया और उसके बाद डीजल में इतनी हाइक हो गई कि हमारा 20 रुपये पर लीटर से बढ़ गया। दर्शकों, अगर हम निजी स्कूलों की बातचीत करें तो निजी स्कूलों को लेकर के जो सरकार का फरमान जारी किया गया है, सरकार ने कहा है ना तो वो फीस बढ़ा सकते हैं, ना ही वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ले सकते हैं, ना ही वो बिल्डिंग के चार्जेस ले सकते हैं और बहुत सारे दीगर जो उनके चार्जेस होते हैं वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार के इस फरमान से, सरकार के इस आदेश को लेकर के निजी स्कूलों के मालिक प्रबंधन जो है वो नाराज है, सरकार के इस फैसले को लेकर के नाराज है। उन्होंने कहा कि कोविड में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो स्कूलों को हुआ है। सरकार की तरफ से स्कूलों को किसी तरह की मदद नहीं की, आर्थिक मदद नहीं की गई, उसके बावजूद इतना सख्त आदेश देना किसी तरीके से भी ये उचित नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल फ़ी अनाउंस नहीं करेगा। और उन्होंने वाला दिया है कि कोविड-19 के जो पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं उसके इलाज से पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है को फ़ीस ज़्यादा दें। तो मैं गवर्नमेंट को आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा सफ़र था वो प्राइवेट स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे। अभी तक उन टीचर्स को अप टू डेट सैलरी नहीं मिली। हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये टर्माइल ख़त्म हो और हमें फ़ी मिले और ताकि हम अपने टीचर्स की सैलरी पूरी करें।
तो अभी ये सोच रहे थे और ये हम मिले भी उनसे और अपनी ग्रीवेंसेस सारी उनको बताई कि हम कहाँ सफ़र कर रहे हैं। दर्शकों, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ये जो छोटे स्कूल हैं इनमें मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट प्लेयर शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम रोल निभा रहे हैं। शिक्षा देने के साथ साथ वो रोजगार भी दे रहे हैं। इन सब के बीच में सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। प्राइवेट स्कूल्स का रोल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी देर से नंबर 1 पे जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स से जो निकले हुए बच्चे हैं 80% आगे जाते हैं। लेकिन जो हमारी यूटी की पॉलिसी है, हमारी यूटी की पॉलिसी टोटली एंटी फ्रेंडली टुवर्ड्स प्राइवेट स्कूल्स है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेटाइज चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी यूटी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, वो हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्टेट जो कि मिलिटेंसी इफेक्टेड है, जहाँ पे यूथ आगे आना चाहते हैं, जिनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, प्राइवेट स्कूलों ने करोड़ों की तादाद में रोज़गार दिया है लोगों को, आप उनको ही बंद करने पे तुले हैं। दर्शकों, उनका यह भी कहना है कि 2019 को एक आदेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि 6% का इजाफा किया जा सकता है, यानी 6% बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद नया फरमान जारी कर दिया जाता है कि अब आप कुछ नहीं चार्ज करेंगे, ना ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस करेंगे, ना दूसरे चार्जेस करेंगे। मुझे लग रहा है शायद एजुकेशन सिस्टम ही सबसे अब उस हालत में नहीं रहा जिस तरह ये पहले माना जाता था। इसको नोबल प्रोफेशन माना गया था, पर अब जिस तरह ये सोसाइटी में या गवर्नमेंट इसके एकदम कोई फेवर में बात नहीं होती है। जब भी कोई आर्डर निकलता है, ना प्राइवेट स्कूलों को सुना जाता है, ना उनका कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है। आर्डर सिर्फ कमरों में बैठ के या वैसे निकाल के, जैसे पहले निकाला गया था कि कोई फ़ीस नहीं बढ़ानी है, ठीक है, वो देखें इस चीज़ को, फ़ी फिक्सेशन करें। वो ट्रांसपोर्ट का कोई चार्जेस नहीं बढ़ा सकते। 40 रुपये या 60 रुपये डीज़ल था 2 साल पहले, आज वो इस समय 90 रुपये डीज़ल हो गया है। जो लेबर कास्ट है वो बढ़ रही है। हमारा वैसे इकानमी जो है वो काफ़ी जीपी ग्रोथ जो हो रही है, उसके कारण भी काफ़ी इन्फ्लेटेशन आ रही है। जब फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन हुआ था तो हम न्यायपालिका में गुहार लाई थी कि आप स्कूलों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दो। तो जस्टिस इम्तियाज़ उस समय यहाँ के फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन थे, अजीत साहू सेक्रेटरी एजुकेशन थे। तो जब हमने वी मेड देम टू अंडरस्टैंड कि अगर बार बार हम फीस फिक्सेशन कमेटी में जाएंगे, हर साल फीस को रिव्यू करवाएंगे, उससे क्या होगा कि कोई भी काम हमारी जो ड्यूटी में है बिना पैसे दिए नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जहाँ एनओसी कोई भी लेना हो, उधर अंडर द टेबल वी आर सपोज टू पे इन थाउजेंड्स। दर्शकों, उधमपुर में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी निजी स्कूल हैं हर जिले में उनसे कोऑर्डिनेशन की जाएगी और सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा और सरकार को वादे किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि वो अपने इस फरमान को वापस ले। आज प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि इस सिचुएशन पे खड़ी थी कि हमारे स्कूल्स जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार के ऊपर हैं और किस तरीके के साथ फाइनेंशियल बर्डन के अंदर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बर्डन हो कि कितनी देर से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और कितने कितने लोन्स स्कूल्स ने लिए हुए हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग्स के ऊपर कितने कितने लोन हैं, किस तरीके के साथ आने वाले वक्त में वो स्कूल्स चल पाएंगे। 90% स्कूल बिल्कुल ऐसे दे आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, फाइनेंशियली टोटली रेक्ड। हम उस स्थिति को किस तरीके का साथ संभाला जाए, हमारी एक कोशिश थी कि एक डिस्कशन हमने पूरी सोसाइटी के अंदर शुरू की और हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने यूनिट से इंटरेक्शन कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, कितने स्कूल्स बंद होने की कगार के ऊपर हैं और कितने किस लेवल पे हैं और इस सिचुएशन से, इस हालात से कैसे उभरा जाए, उसी की कड़ी आज हमारी विजिट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुई। दर्शकों, हम शिक्षा की मौजूदा हालत पर चर्चा करेंगे।
आज अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर यानी निजी स्कूल है वो एक अहम रोल निभा रहे हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो मेंढर के एक मिडिल स्कूल जो नाकाकोट में पड़ता है और ब्लॉक बालाकोट है, उसकी बात करें तो उसमें करीब 170 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और मात्र 2 ही कमरे सही हैं। 4 कमरे हैं लेकिन 2 लीक करते हैं। यहाँ की है कि 2 को रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे और आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आप स्कूलों को प्रोवाइड कर सकते हैं? लगभग GMS नकाकोट से चाहे आप हाई स्कूल में झाड़ी ले लें या हाई सेकेंडरी हरनी ले लें, लगभग 5 से 7 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। और सबसे बदकिस्मती की बात हमारी ये है कि हमारा ये स्कूल हाई न होने की वजह से यहाँ हमारी बच्चियाँ 8th से ऊपर पढ़ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप इस दौर में ये नहीं चाहता कि हमारी बच्चियाँ 15 या 16 किलोमीटर पैदल चल के जाएँ और वापस आएँ। और जो ये हमारा स्कूल है इसकी जो हालत है, इसमें सिर्फ 4 कमरे जो हमारे क्लासरूम हैं उनमें से भी 2 बसीदा हो चुके हैं। जो आपने देखा उनमें ऐसे पानी टपकता है, जब बारिश आसमान पे अभी बादल बनते नहीं है इनमें पानी टपकना शुरू हो जाता है। दर्शकों, स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय की डिमांड की जा रही है इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये गुजारिश रहेगी कि हमें यहाँ बिल्डिंग दी जाए और ताकि हमारे इन नौनिहाल जो गरीब बच्चे जो हैं, जो देखिए खुलेआम जो है ये डस्ट में जो है वो बैठते हैं और इनकी हालत ये है कि यहाँ कोई बैठने का हमारे पास है, लेकिन डस्ट की ये हालत देख लीजिए। और इसके बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो डेस्क दिए जा रहे थे, लेकिन हमने उसकी रखने की जहाँ जगह ही नहीं है। 2 ही रूम है हमारे पास जो यूजेबल क्लास रूम है और 2 जो है हमारे पास डैमेज हैं और 1 हमारा ऑफिस रूम है। तो मेरे पास सबसे मेन जो यहाँ है वो बिल्डिंग लेस स्कूल है और बच्चों की हालत जो है वो बच्चों की सुधार इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि इनके बैठने की जगह नहीं है। और हमारे स्कूल को मेरी गुजारिश है तमाम हजरात यहाँ के गरीब आवाम की पसमानदा आवाम की तरफ से कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।